ऐसे जो भुट्टो, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के परिवार का उनके दादा या उनका पिता या ये लोग थे जो बाद में भुट्टो वहां का प्रधानमंत्री बनता है और बाद में जो उनको फांसी की सजा हो जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जूनागढ़ का जो भारत के साथ विलय होता है तो वहां की जनता जो है नहीं चाहती थी कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जाएं, क्योंकि 95% मुसलमान हिंदू जनता वहां की थी, जिस पर जनमत संग्रह भी लोगों ने करा दिया, जवाहरलाल और पटेल ने। और फिर जो है इस तरह से जो उनका विलय हुआ, फिर बाद में उसने ये सब कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे कि किस तरह से वहां का जो नवाब था उसका मन नहीं लगा, तो उसने जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम आओ, फिर अपना हिंदुस्तान में आ जाओ। और आप लोग ये बात सब जानते हैं, और जानते नहीं तो आपको जानना चाहिए कि एक शब्द होता है पैरामाउंट सी करके, पैरामाउंट सी, पैरामाउंट, PARAMOUNT, पैरामाउंट। पैरामाउंट मन होता है सबसे शक्तिशाली होना। संप्रभु एक शब्द है, एक सॉवरेन शब्द है, एक शब्द है पैरामाउंट। जब भारतवर्ष में संप्रभु शब्द नहीं लगा है तो पैरामाउंट शब्द है। भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? ये पैरामाउंट शब्द 1818 के बाद आता है, जिसको कि आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक के टाइटल ही बनाया है, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रेनेसांस करके उनकी पुस्तक। भारत में 1818 से लेकर के 1947 के बीच में जो पैरामाउंटसी है, सबसे अधिक ताकतवर होने का गुण जो है वो ब्रिटेन के मुकुट में है। ब्रिटेन के मुकुट, क्राउन ऑफ ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी होंगे उनके अंतर्गत। जब राजा रानी यहां से चले जाएंगे तो पैरामाउंटसी जो है, भारत के जो राजा लोग थे उन लोगों ने कहा कि पैरामाउंटसी वहां से हमारे में चली आएगी। जितने भी राजा थे भारत के 562 रियासतें थे, उसमें से जो बढ़े चढ़े राजा थे, राजस्थान के राजा थे, आपका हैदराबाद का राजा था, और भी त्रावणकोर का राजा था, जोधपुर का राजा था, सभी राजा लोग बड़े घमंड में थे कि अंग्रेज जब चले जाएंगे तो पैरामाउंटसी जो है वो मेरे पास आ जाएगी। पैरामाउंट माने सबसे ताकतवर होने वाली क्षमता। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने खास तौर से जो उनका जून का जो प्रस्ताव था भारत के विभाजन का, उसमें खुल करके लिखा हुआ है पैरामाउंटसी लैप्स कर जाएगी। लैप्स एक अंग्रेजी में शब्द होता है, लैप्स, LAPSE, लैप्स करेगी, वो किसी में नहीं जाएगी। ये एक ऐसा बिंदु था जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था, ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, कि अंग्रेज ये कहने के बजाय कि पैरामाउंटसी भारत के राजाओं के पास चली जाएगी जिनका हमने विदेश नीति ले लिया था, जिनको हमने अपना करद राज्य बना दिया था, सहायक संधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की संधियों के माध्यम से, जो उनको हमने अपने एक जैसे कोई लेबोरेटरी में कोई पौधा पाले लैब की कंडीशन में, वैसे यहाँ के राजा महाराजा अंग्रेजों ने लैब कंडीशन में उनको पाला हुआ था। 1/3 भूभाग भारत के ये लोग कब्जा किए हुए थे। तो लेकिन इन लोग इतने मस्ती से रहते थे, उनके जीवन के बारे में अलग से अगर आप पढ़िएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप सब लोग यंग बच्चे हैं, पढ़िए जरूर। इसमें एक किताब भी रेफर करूंगा जिसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है, जो फ्रीडम एट मिडनाइट करके किताब। फ्रीडम एट मिडनाइट में जो लेपेरे और कॉलिंस बड़े लिखाड़ी किस्म के लोग हैं, कई टन पेपर जो है इकट्ठा किया इन्होंने, जाकर लॉर्ड माउंटबेटन से उनके घर पर मिले थे, उनके तहखाने में जो भारत के विभाजन के संदर्भ के तमाम पेपर थे उनको पढ़े, और उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट में राजाओं के बारे में बड़ा डिटेल चर्चा किया है। राजा जब विभाजन हो रहा था तो अंग्रेजों से क्या मांग की, क्या बता, हम नहीं कहेंगे क्या बता सकते हैं क्योंकि आप जानते होंगे तो जानते होंगे। उन्होंने सबसे पहले मांग किया कि जो हम लोगों का कॉन्फिडेंशियल लेटर आप लोगों ने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम में, उसको जला दीजिए। और उस कॉन्फिडेंशियल लेटर में क्या था, ये सभी राजा, जितने राजा थे सब बड़े अय्याश थे, बहुत पैसा था इनके पास, ये सब यूरोप में जाकर के बड़ी गंदी हरकतें करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक होने के कारण उन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय में निहायत ही गिरौनी हरकतें करते थे सब। और उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो था, आज भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उस समय की सब पूरी फाइल बनी हुई थी। किस जिले में गए,
पेरिस के किस वेश्या के यहाँ गया राजा, कितनी बार गया, उसका पूरा रिकॉर्ड इन लोगों के पास है। और आपको ये सब बताना चाहिए, इतिहास का विद्यार्थी कोई लजाता नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। बड़े सम्मानित महाराजा हरि सिंह, कर्ण सिंह के पिताजी, महाराजा प्रताप सिंह के लड़के, प्रताप सिंह जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बड़े सहयोगी रहे, बहुत पैसा वगैरह उन्होंने दिया। उनके परिवार के जो वंशज के नाम पर हमारे यहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला है, जम्मू हॉस्टल उन्होंने गोदौलिया पर दिया, बड़ा पैसा वैसा ये सब राजा लोग देते थे। लेकिन महाराजा हरि सिंह, जिसके बारे में आप लोग बहुत बार बार पढ़ेंगे, वो बड़ा ही कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वो यूरोप जाता था, अय्याशी करता था। एक वेश्या ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए पेरिस में, क्योंकि ये जो है हमारा इतना पैसा रखे हुए, बाद में अंग्रेज हस्तक्षेप करके उनको जो है उससे मुक्ति दिलाए। ये बात आप सोच रहे होंगे गुरु जी हमको क्यों बता रहे हैं। हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आप इस बात को जानिए आप लोग कि भारत के विलय में, भारत में जो ये राजा लोग विलय किए, विलय शब्द है और अंग्रेजी में इसका शब्द है मर्ज, MERGE, मर्जर। और दूसरा एक शब्द है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बैठक बुलाई सभी राजाओं की, अपने खुद ही एक बहुत बड़े इंग्लैंड के राजा के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिसको भी डोमिनिक लिपेरे ने बड़े डिटेल में अपनी पुस्तक में लिखा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया की अलग से किताब छोटी सी है, कि कैसे राजा ये गया और माउंटबेटन ने सभी राजाओं के, भारत के राजाओं को बुलाया, कहा देखो हमसे तो तुम लोग छोटे ही हो, हम तो बड़े राजा हैं, क्योंकि वो रानी का भतीजा था उस समय की रानी का। तुम लोगों के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत में विभाजन कर लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। धमका करके कहा इन लोगों को एक तरफ से। तो ये सब मान के बेचारे राजा सब तो ऐसे कमजोर थे, कमजोर इसलिए थे जनता के समक्ष कमजोर थे, जनता की ताकत के आगे। जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे किसान आंदोलन के सामने केंद्र सरकार की बहुत बड़ी ताकत ध्वस्त हो गई। एक साल तक आंदोलन चला, आंदोलन में किसान एक खास ढंग से गांधीवादी तरीके से खड़े रहे। तो इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी फौज, हाईवे पर जहाज उतारने वाली सरकार इतना अपने को दिखा रही बहुत ताकतवर है, उन लोगों को घुटने टेकना। इसी तरह से भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उससे जो ताकत थी, उस ताकत के आगे अंग्रेज ध्वस्त हो गया। और फिर अंग्रेज अपने चेला लोगों को, राजाओं से कहा कि देखो तुम भारत से मर्ज कर जाओ, और मर्ज करो माने विलय करो तुम, और विलय करोगे तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा विलय करोगे तो तुम्हें अपने को राजा कहने का अधिकार मिलेगा, तुम्हें प्रीवी पर्स भी मिलेगा, जिसको कि बाद में आपने इंदिरा गांधी ने इस पेपर में पढ़ेंगे, तो सब पेपर छीन लिया इन सबों से, कहा कि तुम्हारे बच्चे वगैरह भी राजा नहीं लिख पाएंगे। वो सब कहानी आगे हम लोग कहेंगे। तो मुख्य रूप से ये इतना बैकग्राउंड आपको बताने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने के लिए उस युग को, कि कैसे जूनागढ़ का राजा जो है भागा, बाद में फिर उसको मिलना पड़ा क्योंकि यहाँ की जनता नहीं चाहती थी। इसी तरह से ये क्या नाम है, आपके रामचंद्र गुहा ने इस पर लिखा है अच्छे डिटेल में। बस ऐसे ही रेफरेंस दे रहा हूँ, भले ही आपके प्रोस्पेक्टस में इसका नाम नहीं लिया हो, लेकिन आपको जानना चाहिए और आप जान भी रहे हो सकता है, कुछ लोग जान रहे हो कि जोधपुर है। आप लोगों से कुछ लोग जोधपुर गए नहीं होंगे, मैं गया हूँ जोधपुर। जोधपुर का राजा जो है वो बड़ा ही एक तरह से कहा जाए प्रतिभाशाली है, और पूरे जो राजपूतों का जो परंपरा है उसमें एक बड़ा सम्मानित व्यक्ति है। तो महाराजा जसवंत सिंह से जिन्ना ने एक सफेद कागज और कलम उनके सामने रख दिया, कहा जो चाहे वो शर्त रख दीजिए, लिख दीजिए आप, लेकिन आप हमारे पाकिस्तान से मिल जाइए, क्योंकि जोधपुर का पूरा बॉर्डर पाकिस्तान से मिला हुआ। राजा साइन करने जा रहा था, लेकिन वहां की जनता ने कहा कि राजा तुम अकेले चले जाओ पाकिस्तान, यहाँ की जनता कभी नहीं मर्ज करेगी। इसी तरह से जो है वो ट्रावनकोर दक्षिण भारत का राजा था, वो भी नाल बढ़ाने लगा कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वहां का जो प्रधानमंत्री था उसने बाकायदा ब्रिटेन से बातचीत करना शुरू किया कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे, तो ऐसे करेंगे। उसके बारे में किताबों में लिखा है कि उसके प्रधानमंत्री को इस तरह से एक पगलेट किस्म का आदमी जाकर के चाकू मार दिया, और वहां का प्रधानमंत्री जो था, जो दीवान था, तो चला गया, मतलब अस्पताल में गया, मर गया।
इतना डर पैदा हो गई हिंदुस्तान में कि यहाँ के राजा महाराजाओं को लगा कि अगर भारत के साथ मिलेंगे नहीं तो जनता आकर के पिटाई करने लगेगी हमारी। ऐसे पूरे वातावरण के परिप्रेक्ष्य में जो निजाम हैदराबाद थे, निजाम आप जानते ही हैं कि मुगल बादशाह का जो भी मिलिट्री का चीफ होता था उसे निजाम कहते थे। निजाम माने मिलिट्री का चीफ, ये टाइटल ही उनको निजामुल मुल्क है। जो हैदराबाद का जो भी मुखिया होता था, नवाब, जो उत्तर प्रदेश का जो अवध का नवाब होता था वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता था अवध के नवाब को, और जो हैदराबाद का नवाब होता था वो एक तरह से मिलिट्री चीफ होता था। और हैदराबाद का जो नवाब, जब खासतौर से औरंगजेब के मरने के बाद से तमाम जो मुगल साम्राज्य के विभिन्न इलाकों के जो नवाब थे या जो गवर्नर थे, उसमें बड़ी भारी पावर स्ट्रगल चलती है। ये सब आप पढ़े होंगे, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं कि 18वीं शताब्दी किस तरह से पावर स्ट्रगल की शताब्दी होती है, और उस पावर स्ट्रगल की शताब्दी में किस तरह से हैदराबाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में संघर्ष करते हैं। इसमें अंततः अंग्रेज सफल होता है अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करने में। हैदराबाद का जो नवाब है वो अंग्रेजों का पैट्रोनेज में वहां का वो नवाब बना हुआ था, और इतना अधिक नवाब के पास पैसा था। अब सोचिए भारत कितना उदार देश था। यही भारत में माओ त्से-तुंग जैसा कोई नेता आया होता हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनकर, प्रधानमंत्री बनकर, तो राजा महाराजा लोगों से कहता कि चलो आप पैंट शर्ट पहनो और सड़क वो खेत जोतो। लेकिन भारत इतना उदार था, ऐसा नहीं किया। निजाम के पास का करोड़ों रुपया उनके पास पड़ा रहा। आपको बस बाई चांस बता रहे हैं कि 1965 का जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने निजाम से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पैसे चाहिए, पैसे दीजिए। तो आपको मैं बस सूचित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि निजाम ने कहा कि ठीक है, तो कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए? तो कुछ टन सोना, लगभग अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है लेकिन टन में था वो सोना, इतना टन सोना। हैदराबाद के नवाब ने कहा हाँ मैं भेज रहा हूँ। तो जिस जहाज से वो टन सोना गया, उस जहाज के जिस लकड़ी के बक्से में वो सोना रखा गया, निजाम ने कहा कि सोना ले लीजिए। थोड़ा ये हंसी के लिए कहा जाता है, सही बात भी है, कहा सोना उसमें का ले लीजिएगा लेकिन वो लकड़ी का बक्सा हमको लौटा दीजिएगा। और कुछ टन सोना सन 65 के युद्ध में जो वहां के नवाब थे हैदराबाद के, उन्होंने भारत सरकार की मदद किया। लेकिन उस समय जैसा कि डॉक्टर सतपाल ने बहुत सही कहा, उनको कहा गया कि भाई आप गवर्नर बनिए। उनको लगा कि गवर्नर माने जो अंग्रेजों के जमाने के जो गवर्नर होते थे वो भी कोई बहुत पावरफुल नहीं थे। तो गवर्नर लोग ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन थे, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थे। और खुद गवर्नर जनरल जो जिसको वायसराय कहते थे वो ब्रिटेन के क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। तो इस तरह से इतना अधिक उनको घमंड था कि जो पैरामाउंटसी है, ब्रिटिश पैरामाउंटसी, वो उनके पास आएगी। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी राजाओं को बुलाकर कहा था कि देखो हम लोगों के जाने के बाद पैरामाउंटसी विल लैप्स, तुम लोग भारत की ऐसे विभाजन करो। लेकिन जैसा होता ना कई बार बहुत पैसे हों, जैसे बस ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, सद्दाम हुसैन के बारे में आप पढ़िएगा, या पढ़िए क्यों पढ़े हैं आप तो 4th सेमेस्टर में से है, 1st 2nd सेमेस्टर में हमने ही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पढ़ाया है। कितना घमंड था उसको, सद्दाम हुसैन को। उस घमंड के चलते वो अपने अमेरिका से जाके उलझ गया, या अमेरिका उसको उलझा दिया, उसकी बैकिंग कोई नहीं किया सोवियत। किस तरह से बहुत ताकतवर होने के बाद भी इतना बेचारा, हमको तो सद्दाम हुसैन का जीवन देख करके बहुत ही मन में दुख पैदा होता है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो पेपर आप लोगों का पेपर 2nd है जो पढ़ गए हैं, 2003 जो एंड किया है, हमने उसको पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है। लगभग 20 वर्षों से इस पेपर को मैंने पढ़ना शुरू किया। बाद में अपने विभागाध्यक्ष केशव मिश्रा जी भी इसको पढ़ाने लगे जब वो नौकरी ज्वाइन किए। तो उसमें 2003 डेट दिया गया 2nd पेपर का, इसीलिए कि उसी समय सद्दाम हुसैन का अवसान होता है। कैसे वो जमीन के अंदर एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति के रूप में छिपा रहता है, कैसे निकाला जाता है, कुछ डॉलर उसके पास से बरामद होते हैं। एक घमंड उसको आ गया था। उस घमंड में कैसे बगल के कुवैत नामक राज्य पर उसने कहा कब्जा करेंगे। और ये कहानी हैदराबाद के संदर्भ में कहते कहते हम इराक की कहानी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन बता रहे हैं कि एक घमंड जैसा वहां के, जैसे कई बार होता है 5-6 घमंड
दलाल टाइप के लोग होते हैं, वो कहते अरे साहब क्या कर लेगी भारत सरकार की सेना, कुछ नहीं कर पाएगी, वहां के रजाकार। और एक खास सबसे अपने इलाके में दबंगई करने का आपका अभ्यास है, तो आप सोचेंगे कौन खड़ा होगा हमारे सामने। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने बड़े विल पावर से तय किया, और जवाहरलाल भी उनके साथ खड़े हुए कि नहीं, इसमें जो है पुलिस हस्तक्षेप किया जाए, उसको मिलिट्री हस्तक्षेप की जगह टेक्निकली कहिए पुलिस हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, भारत की सेना गई वहां पर, लेकिन उसको चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत उसको डील किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जिम्मेदार थे, और सेना जाकर के निजाम को, उनकी सेना नहीं खड़ी हो पाई भारत की सेना के सामने। और भारत की सेना तो सेना ही होती है, अंग्रेजों के द्वारा ट्रेंड सेना थी, उनकी पुलिस इतनी ट्रेंड नहीं थी, वो सरेंडर किए और उनको बड़े सम्मान के साथ। भारत में यही एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आप चाहे देखना चाहें तो देखें, कि सम्मान के साथ लोगों को एडजस्ट करने की बात की गई। तो इस तरह से भारत में जो विभाजन, जो भारत में विलय, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये टेक्निकल शब्द है। भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जब हम लोग जम्मू कश्मीर के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि कैसे महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, क्या उनकी परिस्थितियां होती हैं, कैसे वो नहीं करना चाहते हैं, फिर किस तरह से पाकिस्तान पर हमला करता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो मैं ये कह रहा था डॉक्टर सत्यपाल जी कि क्या यहीं तक बोलना था ना डॉक्टर सत्यपाल? निजाम हैदराबाद के विलय तक और आपके जूनागढ़ के विलय तक ही बोलना है, और जम्मू कश्मीर कल होगा। तो फिर यहीं पर अपनी बात हम समाप्त करते हैं। और अगर विद्यार्थियों को इसमें कुछ प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा व्यक्त करनी हो, किसी को पूछ सकते हैं, पूछना बड़ा जरूरी है। तो हम लोग को लगेगा कि आप हमको सुने नहीं, तो लगेगा कि बस ऐसे लेक्चर देके चल दिए। किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। सर क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे मेरा नाम अमन अग्रवाल है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भारत का जो विभाजन हुआ था, तो उसमें जो मतलब 3 शर्तें थी कि भारत एक बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा, और जो राज्य स्वतंत्र होना चाहते हैं, मतलब जो रियासतें, वो रियासतें स्वतंत्र हो सकती हैं। तो प्रश्न ये है कि कैसे कोई रियासत, जैसे भारत की जब सीमा रेखा और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय हो गई थी, तो रियासतों के स्वतंत्र करने वाली शर्त का क्या मतलब था कि जब वो स्वतंत्र हो जाएंगे तो ऐसे कोई भी अगर 562 रियासत, जितने रियासतें अगर सब स्वतंत्र हो, 565 रियासतें अगर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती तो भारत तक कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता। आपको मैंने बताया, इतना लंबा लेक्चर दिया, पैरामाउंसी शब्द का लेक्चर बताया। आपने पैरामाउंसी शब्द का अर्थ समझा? PARAMOUNTCY, पैरामाउंसी, इसका अर्थ समझ में आया आपके? यस सर। मैंने बताया ना कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा 3 जून की योजना में कि अब ब्रिटेन की पैरामाउंसी खत्म हो गई, लैप्स कर गई, वो किसी के अंदर निहित नहीं होगी। महाराजा लोगों को कहा, यहाँ के राजाओं को, कि देखो तुम लोगों में पैरामाउंसी नहीं आएगी, तुम या तो भारत को या पाकिस्तान को ज्वाइन करो। स्वतंत्र रहने का ऑप्शन जो है वो अपने मन से कोई मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख के देख ले, लेकिन भारत का जो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें ये ऑप्शन यहाँ के राजाओं को नहीं दिया गया था कि आप जो है स्वतंत्र हो जाइए। राजा लोग जरूर अपना हसीन सपना देख रहे थे कि हम, जैसे ट्रावेनकोर का जो, उसका जो राजा का जो मंत्री था, वो सपना देखने लगा कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब बात समझ गए? तो जो ये जिस बात को लेकर के आपके मन में हो रहा है कि कैसे वो अलग हो जाते राजा लोग, कैसे रहे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में पैरामाउंसी लैप्स करती है और उसकी जगह पर सॉवरेंटी आती है, और वो सॉवरेंटी इंडियन पीपल की होती है, जो डेमोक्रेसी पर बेस्ड होती है। राजा महाराजा लोगों के इलाके में चुनाव होते, जो चुनाव से जीतकर पार्लियामेंट में जो विजयी होता वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है या जो भी राष्ट्रपति बनता। भारत की सॉवरेनिटी
किसी राजा में नहीं दी जा सकती। ठीक है? ठीक सर।